चैप्टर 20 एमपी कला एवं संस्कृति। मध्य प्रदेश की भूमि संस्कृति एवं कला से ओतप्रोत है। यहाँ की राजसी परंपराओं ने लंबे समय तक कला, संस्कृति, साहित्य, वास्तुकला, दर्शन, चित्रों और ऐसे कई क्षेत्रों में उत्कर्ष किया है। शानदार मंदिर, भव्य महल, कालिदास, भर्तृहरि, बिहारी जैसे महान कवि, तानसेन, बैजू बावरा जैसी संगीत क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां, विक्रमादित्य, राजा भोज, रानी दुर्गावती और अहिल्याबाई जैसे राजनीतिज्ञ और ऐसे कई महानुभाव मध्य प्रदेश का गौरव रहे हैं। मध्य प्रदेश तानसेन की संगीत भक्ति का स्थान है और ध्रुपद का भी जन्म स्थान है। ख्याल भी मध्य प्रदेश में ही परिष्कृत हुआ। सबसे पुराना माधव संगीत स्कूल मध्य प्रदेश में स्थित है, जो सन 1918 में पंडित नारायण भातखंडे के मार्गदर्शन में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश की भूमि से ही मृदंगाचार्य नाना साहेब पांसे से लेकर डागर भाइयों जैसे कई महान संगीतकार रहे हैं। उस्ताद आमिर खान और कुमार गंधर्व भी मध्य प्रदेश के निवासी थे। मध्य प्रदेश निवासी उस्ताद अलाउद्दीन खां ने भारतीय संगीत को जो दिया है वह अपने आप में इतिहास है। लोक कला। मध्य प्रदेश की धार में मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो अवस्थित है। चित्रकला मध्य प्रदेश के जीवन का एक हिस्सा रहा है। यहाँ ड्राइंग और पेंटिंग की एक पुरानी परंपरा है। मध्य प्रदेश की चित्रकला के कैनवास पर योगदान देने वाले चित्रकारों में डॉक्टर जे जोशी, सैयद हैदर रजा, नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु भटनागर, मकबूल फिदा हुसैन, अमृतलाल बेगड़ और कल्याण प्रसाद प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश की चित्रकला का क्षेत्रीय आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। 1. बघेली। मध्य प्रदेश में जनजातियों की बहुलता के कारण यहाँ की संस्कृति विविधतापूर्ण हो गई है। इस कारण आदिकाल से यहाँ की धरती पर विभिन्न जनजाति, विभिन्न आदिवासी और लोक विधाओं के उद्भव की लंबी सांस्कृतिक विरासत के कारण यहाँ की कला और वाचिक परंपरा में हर समय के अभिप्राय देखे जा सकते हैं। खासकर रूपंकर कलाओं में इस बात को लक्षित किया जा सकता है। बघेली लोक चित्रों में जितने प्राचीन लोक प्रतीक और आदिम अभिप्राय प्रचलित हैं, उतने किसी अंचल में दिखाई नहीं देते। संपूर्ण बघेलखंड में नागपंचमी पर नागरेखा चित्र, जन्माष्टमी पर कृष्ण चरित्र, अहोई अष्टमी को अहोई का चित्र, सांझा दीपावली पर गणेश लक्ष्मी के साथ भूमि अलंकरण, चौक विवाह में कोहबर भित्ति चित्र, मगरोहन, झूमर, कोंडर, सुआ, सितौली, सिघौरा, पुरइन के फूल पाती, घिनौली चित्र, वरापन, छिटई, छिटवा, तेलबाती का चित्र आदि बनाए जाते हैं। बुंदेलखंड अंचल में मुख्यतः सौंदर्य एवं युद्ध को चित्रकला के माध्यम से उकेरा गया है। बुंदेलखंड में चौक पूरने का रिवाज से प्रत्येक शुभ अवसर पर होता है। इस अंचल में चावल के आटे से दोहरी द्वार पर आंगन में एप्रण बनाने की प्रथा प्रचलित है। 3. निवाड़ी। निवाड़ अंचल में लोक चित्रों की लंबी परंपरा है। पूरे वर्ष भूमि और भित्ति चित्र अलंकरण का अंकन, पूजा प्रतिष्ठान चर्या अथवा उनसे संबंधित कथा वार्ता, गीत गाथा द्वारा किया जाता है। निमाड़ अंचल के पारंपरिक लोक चित्रों में कहीं न कहीं प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंध रहा है। इसीलिए निमाड़ी लोक चित्रों की रंग रेखाएं और आकृतियां उस काल के गुहा चित्रों से बहुत कुछ मिलती हैं। 4. मालवी। मालवा अंचल में दो तरह की लोक चित्रों की परंपरा है। एक पर्व त्योहार विशेष पर मनाई जाने वाली तथा दूसरी व्यापारिक रूप से तैयार की जाने वाली विकसित लोक कला। पारंपरिक चित्रकला जहाँ पूजा पाठ, धर्म अनुष्ठान से संबंधित है, वहीं व्यावसायिक चित्रकला सामाजिक सौंदर्य का बोध कराती है। मध्य प्रदेश लोक चित्रकला क्रमांक। लोक चित्रकला अंचल विशेषता। 1. कोहबर बघेलखंड वैवाहिक अनुष्ठानिक
भित्ति चित्र हैं। 2 मोर मुरैला मोरिला। बघेलखंड एवं बुंदेलखंड दीवारों पर विभिन्न रंगों से मोर के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। 3 मगरोगन बरायन दंगेहर। बघेलखंड एवं बुंदेलखंड वधु मंडप में विवाह के अवसर पर मनाए जाते हैं। 4 तिलंगा बघेलखंड कोयले में भित्ति के तेल को मिलाकर तिलंगा का भित्ति चित्र बनाया जाता है। 5 छठी चित्र बघेलखंड शिशु जन्म के 6वें दिन छठी माता का गेरू से भित्ति चित्र बनाया जाता है। 6 नेउरा नमे बघेलखंड भादो माह की नवमी को सुहागिन महिलाएं पारंपरिक भित्ति चित्र बनाकर पूजा करती हैं। 7 नाग भित्ति चित्र बघेलखंड बघेली महिलाएं नाग पंचमी को घर की भीतरी दीवार पर गेरू अथवा गोबर के घोल से दूध पीते हुए नाग नागिन के जोड़े का रेखांकन करती है और उनकी पूजा करती हैं। 8 कुंडर और चौक बघेलखंड भूमि चित्र हैं। 9 छापा छापे बघेलखंड भित्ति चित्र हैं। 10 सुरैती बुंदेलखंड दीपावली में लक्ष्मी पूजा के समय बनाया जाने वाला भित्ति चित्र। 11 मामूलिया बुंदेलखंड नवरात्रि में गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र। 12 नौरता नवरत बुंदेलखंड एवं निमाड़ नवरात्रि में मिट्टी गेरू हल्दी से कुंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाने वाला भित्ति चित्र। 13 मूर्तें बुंदेलखंड विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर पूर्ति का भित्ति चित्र। 14 गोवर्धन बुंदेलखंड गोबर से गोवर्धन पर बनाने की परंपरा है जिसकी पूजा दिवाली पड़वा पर होती है। 15 दोज पुतलियां बुंदेलखंड भाई दूज के दिन गोबर से बनाई जाती हैं। 16 भवों की पुतलियां बुंदेलखंड हरियाली अमावस्या पर बनाकर पूजा की जाती हैं। 17 चौक बुंदेलखंड जीवन के लगभग सभी अवसरों पर चौक बनाने की प्रथा प्रचलित है। चौक को चावल के आटे गेहूं के आटे हल्दी व कुमकुम से बनाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर मंगल चौक विवाह मंडप में पंडित चौक लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी चौक मांगलिक कार्य में गणेश चौक आदि। 18 जीरोती निमाड़ हरियाली अमावस्या को भित्ति चित्र बनाया जाता है। 19 थापा निमाड़ सेली सप्तमी पर हाथ से थापा लगाया जाता है। 20 खोपड़ी पूजन निमाड़ देव प्रबोधनी 11 को खोपड़ी पूजन किया जाता है। 21 ईरत निमाड़ विवाह में कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर पूजा की जाती है। 22 पगल्या निमाड़ पहले शिशु जन्म पर शुभ संदेश का रेखांकन किया जाता है। 23 कंचाली भरना निमाड़ विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन के मस्तक पर कंचाली भरी जाती हैं। 24 मांडना निमाड़ भूमि अलंकरण के रूप में मांडना सर्वथा एक स्वतंत्र और पूर्ण कला विधा है। 25 चित्रावन मालवा विवाह के अवसर पर घर की मुख्य दीवार पर बनाया जाने वाला भित्ति चित्र। 26 मांडना मालवा एवं निमाड़ भूमि अलंकरण के रूप में मांडना त्योहारों विशेष रूप से दीपावली के समय घर आंगन में बनाया जाता है। मांडनों की चित्रकारी ज्यामितिक रेखा त्रिभुज और चतुर्भुज पर निर्भर करती है। 27 कूदना और मेहंदी मालवा शरीर सज्जा की कलात्मक अभिव्यक्ति है। 28 दिवासा मालवा भित्ति चित्र। 29 नाग मालवा भित्ति चित्र। भेरूजी मालवा भित्ति चित्र। सरवण मालवा भित्ति चित्र। जन्माष्टमी मालवा भित्ति चित्र। माया माता मालवा भित्ति चित्र। 34 संजा मालवा किशोरिया श्राद्ध पक्ष में गोबर फूल पत्ती एवं अथवा चमकीली पत्तियों को 16 दिन सजाकर अलग अलग पारंपरिक आकृतियां बनाती हैं। 35 गोवर्धन संपूर्ण मध्य प्रदेश दिवाली पड़वा पर गोबर से बनाए जाते हैं। 36 सांजा फूली संपूर्ण मध्य प्रदेश कुंवार मास में कुंवारी लड़कियां द्वारा बनाए जाने वाले भित्ति चित्र। 2 शिल्पकला मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आदिवासी एवं ग्रामीण जनसंख्या का बाहुल्य होने के कारण अनेक तरह की शिल्पकलाओं की उत्पत्ति हुई है। मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्पकलाएं हैं। 1 मिट्टी शिल्प सबसे पुरानी चित्र शिल्प कला है। मनुष्य द्वारा
सबसे पहले मिट्टी के ही बर्तन बनाए गए। मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाने की प्राचीन परंपरा मध्य प्रदेश में भी प्रचलित है। मध्य प्रदेश में झाबुआ मंडला और बैतूल आदि के मिट्टी शिल्प अपनी अपनी निजी विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 2 काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प की परंपरा मध्य प्रदेश में अति प्राचीन और समृद्ध है। आदिम युग से ही मानव ने गाड़ी के पहिए, देवताओं की मूर्तियां, घरों के दरवाजे, पाटों, मुखौटों आदि के रूप में काष्ठ शिल्प का निर्माण किया। काष्ठ से निर्मित मानव के आस्था केंद्र मंदिर और उसके निवास स्थापत्य कला के चरम माने जाते हैं। आदिम समूहों में सभी काष्ठ में विभिन्न रूपांकर उकेरने की प्रवृत्ति सहज रूप से देखी जा सकती है। कोरगू के मृतक स्तंभ, मंडों और भीलों के कलात्मक दीवानियां काष्ठ कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। 3 खराद कला। मध्य प्रदेश में खराद पर लकड़ी को सुडौल रूप देने की कला अति प्राचीन है। श्योपुर कला, बुधनी घाट, रीवा तथा मुरैना की खराद कला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। खराद का काम सागवान, दूधी, कदम्ब, सलई, गुर्जैल, मेडला तथा खैर आदि की लकड़ी पर की जाती है। साथ ही लाख, चपड़ी, राजन, बेरचा, सरेस, गोंद, जिंक पाउडर से रंग बनाए जाते हैं और केवड़े की पत्ते से रंगों में चमक पैदा की जाती है। खराद कला में खिलौने और सजावट की सामग्री बनाई जाती है। 4 बांस शिल्प। मध्य प्रदेश में बांस शिल्प का मुख्य केंद्र झाबुआ मंडला है। मध्य प्रदेश में निवास करने वाले विभिन्न जनजातियों के लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का स्वयं और अपने हाथों से निर्माण करते हैं। 5 पत्ता शिल्प। पत्ता शिल्प के कलाकार मुख्यतः झाड़ू बनाने का काम करते हैं। चिंद पड़े पत्ते से कलात्मक खिलौने, चटाई, आसन, दूल्हा दुल्हन के मोड़ आदि बनाए जाते हैं। तीर धनुष कला। मध्य प्रदेश में वन्य जातियों भील, पहाड़ी, कोरवा, कमार आदि में तीर धनुष कला विशेष प्रचलित है। तीर धनुष को बांस, मोर पंख, लकड़ी, लोहे तथा रस्सी आदि से बनाए जाते हैं। प्रत्येक भील जनजाति अपने साथ तीर धनुष अवश्य रखता है। 7 कंघी कला। मध्य प्रदेश की जनजातियों में कंघियां अलंकरण, गोदना एवं भित्ति चित्रों में एक अभिप्राय मोटिव के रूप में प्रतिष्ठित है। कंघियों में घड़ाई के सुंदर काम के साथ ही रत्नों की जड़ाई, मीनाकारी और अनेक अभिप्रायों द्वारा उनका अलंकरण किया जाता है। कंघी बनाने का श्रेय मुख्यतः बंजारा जनजाति को है। मध्य प्रदेश में कंघी शिल्प के प्रमुख केंद्र उज्जैन, रतलाम एवं नीमच हैं। 8 कठपुतली शिल्प। कठपुतली शिल्प मध्य प्रदेश में राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आई है। कठपुतली की 4 प्रकार की शैलियां हैं: दस्ताना पुतली, धड़ पुतली, सूत्र संचालित पुतली और छाया पुतली। कठपुतली नचाने का कार्य मुख्यतः नट जाति जनजाति के लोग करते हैं। कठपुतली के पात्र अनारकली, बीरबल, बादशाह, अकबर, पुंगीवाला, घुड़सवार, सांप और जोगी होते हैं। 9 घुड़िया शिल्प। ग्वालियर अंचल में कपड़े, लकड़ी और कागज से बनाई जाने वाली गुड़िया की परंपरा अनुष्ठानिक है। यहाँ गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया जाता है और उनके नाम से व्रत पूजा की जाती है। ग्वालियर की गुड़ियाएं अपने आकार, प्रकार, साज सज्जा, वेशभूषा और चेहरे की बनावट के लिए देश विदेश में विख्यात है। मध्य प्रदेश में झाबुआ भीली गुड़िया का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ की गुड़िया राज्य स्तर पर प्रशंसा प्राप्त कर चुकी हैं। बट्टोबाई का नाम गुड़िया बनाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। 10 धातु शिल्प। मध्य प्रदेश में सतना जिले के उचेहरा कस्बा में कांसे के प्रसिद्ध बटलोही नामक पात्र बनाए जाते हैं। 11 पीतल शिल्प। मध्य प्रदेश में पीतल एवं तांबे से नरसिंहपुर जिले के चिचली में कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से बर्तन बनाने का काम होता है, जिसमें परात, डेगची एवं गंज शामिल हैं। 12 सुपारी शिल्प। मध्य प्रदेश के रीवा में सुपारी पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। 13 भीली शिल्प। मध्य प्रदेश के
धार एवं झाबुआ जिले में भीली महिलाएं दैनिक उपयोग के लिए सुंदर कोमल बटुआ, मोती माला अथवा थैलियाँ झोला बनाती हैं। 14 भरेवा शिल्प। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आदिवासियों द्वारा धातु से दैनिक उपयोग की कलात्मक वस्तुएं, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं। 15 प्रस्तर शिल्प। मध्य प्रदेश में प्रस्तर शिल्प का विकास मंदसौर, रतलाम जिलों में हुआ है। यहाँ के शिल्पकार गुर्जर, गायरी, जाट और भील आदि जातियों और जनजातियों के लिए दीवनारायण, वाघा जाट्य, चीरियां, नाग बावजी, भेरू बावजी, रामदेव जी, शक्ति, भैंसासुरी माता, नाहरसुरी माता, गपल्या, वीर तेजाजी, गणपति, दुर्गा, हनुमान आदि हिंदू देवलोक से जड़ी मूर्तियों का निर्माण करते हैं। भेड़ाघाट संगमरमर की मूर्तियों एवं ग्वालियर पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का केंद्र है। 16 लाख शिल्प। मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर आदि लाख शिल्प के परंपरागत केंद्रों में से हैं। यहाँ लाख के चूड़े, कलात्मक खिलौने, श्रृंगार पेटी, डिब्बियाँ, लाख के अलंकृत पशु पक्षी आदि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में लाख का काम करने वाली एक जाति का नाम ही लाखार है। 17 छीपा शिल्प। कपड़ों पर हाथ से बनाए जाने वाले छीपा शिल्प में विभिन्न छापों को उकेरा जाता है, जिसमें भील जनजाति के प्रमुख जातीय प्रतीकों का समावेश है। मध्य प्रदेश में बाघ, कुक्षी, मनावर, बदनावर, गोगवा, खिराला और उज्जैन छीपा शिल्प के पारंपरिक केंद्र हैं। उज्जैन का छीपा शिल्प भैरवगढ़ के नाम से विश्व विख्यात है। 18 चंदेरी साड़ी। मध्य प्रदेश के चंदेरी में रेशमी तथा सूती दोनों तरह की साड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो चंदेरी साड़ी के नाम से विख्यात हैं। चंदेरी साड़ी की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ की साड़ियाँ हल्के और गहरे रंग, कलात्मक चौड़े बॉर्डर तथा साड़ी के बीच में बड़े आकार के जरी रेशमी और सूती बेल बूटे हैं। चंदेरी साड़ी की बनावट प्रायः सादी होती है, लेकिन उसके पल्लू पर विभिन्न रंगीन धागों से संयोजित बड़े आकार के बेल बूटे, मोर, बतख आदि की आकृतियाँ काढ़ी जाती हैं। पल्लू में कई रंगों की धारदार डिजाइनें भी चंदेरी साड़ी की विशेषता हैं। 19 महेश्वरी साड़ी। मध्य प्रदेश में महेश्वर साड़ी उद्योग कला को स्थापित करने का श्रेय महारानी अहिल्याबाई को है। महेश्वर में प्रारंभिक बुनकरों द्वारा बुनी गई सूत और रेशमी महेश्वरी साड़ियाँ सुंदर, टिकाऊ और पक्के रंगों की होती हैं, जिन पर जरी और केल के धागों से छोटे बेल बूटे काढ़े जाते हैं। महेश्वर साड़ी की मुख्य विशेषता छोटी चौखाना चौकड़ी, कलात्मक किनारा, मनमोहक पल्लू, हल्के गहरे चमकदार चांदी और स्वर्णिम रंगों में जरी से हथकरघा की कढ़ाई है। 20 टेराकोटा शिल्प। माटीकला शिल्प। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में निवास करने वाली गोंड, बैगा, प्रधान, धीमा, जिनवार, भूमिया और अगेरिया जनजाति के लोग पाटरी और टेराकोटा शिल्प के शिल्पी होते हैं। टेराकोटा शिल्प में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में काम आने वाली प्रतिमाओं का निर्माण होता है, जिसमें बड़ा देव और फुलवारी देवी की प्रतिमाएं प्रसिद्ध हैं। टेराकोटा शिल्प में तरह तरह के खिलौने, सजावटी सामानों और गमलों का निर्माण भी होता है। 21 हस्तशिल्प। हस्तशिल्प के अंतर्गत दरी, कालीन, जूट का हस्तशिल्प तथा व्यंजन को रखा जाता है। दरी एवं कालीन। मध्य प्रदेश में सूती दरी एवं कालीन की बुनाई पद्धति को पंजा पद्धति कहा जाता है तथा इसकी बुनाई महिलाएं घर में ही करती हैं। इनमें चटख रंग वाली आदिवासी चित्रकारी वाली आकृतियां बनाई जाती हैं। झाबुआ, जबलपुर और शहडोल में दरी बुनाई का काम सर्वाधिक होता है। जूट हस्तशिल्प। मध्य प्रदेश में सूती के बाद जूट सर्वाधिक लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल एवं ग्वालियर जिलों में जूट से बने फूलदान, बटुए, टेबल मैट तथा टेबल लैंप इत्यादि बनाए जाते हैं। व्यंजन। मध्य प्रदेश में भी नाना प्रकार के व्यंजन प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ व्यंजन
गूणी, घुंघरी, दूध कढ़ी, लपसी, पोहा, दाल के पकौड़े, बुंदेलखंडी। रतलाम के सेब जीआई मार्क प्राप्त है। 3. लोकगीत। मध्य प्रदेश के चारों अंचलों क्रमशः बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और मालवा में अनेक पारंपरिक लोक गायन शैलियाँ प्रचलित हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न पर्व, त्योहार, अनुष्ठान, ऋतु और संस्कार संबंधी लोक गीत गायन की परंपरा मिलती है। यहाँ पुरुष परक और महिला परक दोनों प्रकार की गायन शैलियाँ प्रत्येक अंचल में विद्यमान हैं। कुछ लोक गीत। 1. बिरहा गायन। क्षेत्र बघेलखंड। अवसर किसी भी समय सुनसान राहों में गोंड एवं बैगा, आदिवासी विवाह एवं दीपावली के अवसर पर। विषय वस्तु श्रृंगार परक विरह गीत गायन शैली। ऊंची टेर सहित सवाल जवाब गायन शैली। पेज 322। 2. विदेशिया गायन। बघेलखंड। रात के समय प्रायः जंगल एवं सुनसान जगहों में लोक नायक एवं नायिका के विछोह एवं मिलन की अभिलाषा के गीत, लंबी राग सहित गंभीर एकल तथा सामूहिक गायन शैली। 3. बसदेवा। बघेलखंड। हर बोले जाति द्वारा अपने यजमान के समक्ष दिन में गाया जाता है। श्रवण कुमार की कथा, रामायण कथा, कर्ण कथा आदि सामूहिक गाथा गायन शैली। 4. फाग गायन। बुंदेलखंड एवं निमाड़ में होली के अवसर पर राधा कृष्ण के लीलाओं से संबंधित ऊंचे स्वर में सामूहिक गायन शैली। 5. आल्हा गायन। बुंदेलखंड में मुख्य रूप से प्रायः वर्षा ऋतु में रात के समय महोबा के आल्हा एवं उदल की वीर गाथा एक एवं सामूहिक गायन शैली उच्च स्वर सहित। 6. भोला बम्बूलिया या लमटेरा गीत। बुंदेलखंड में शिवरात्रि, वसंत पंचमी एवं मकर संक्रांति के समय शिव एवं भक्ति की शक्ति से संबंधित भजन गीत बिना वाद्य के स्त्री पुरुष में प्रश्नोत्तर शैली में। 7. देवासी गायन। बुंदेलखंड। दिवाली के अवसर पर अहीर, गवली तथा ग्वालों द्वारा कृष्ण राधा प्रेम प्रसंग, भक्ति तथा वीर रस युक्त दोहे, ध्रुत नृत्य सहित दोहा गायन शैली। 8. जगदेव का पुआरा। बुंदेलखंड में चैत्र और क्वार महीने में इस अवसर पर जवार गीत भी गाए जाते हैं। देवी की स्तुति से संबंधित भजन देव गीतों को लद के नाम पर भी गाया जाता है। सामूहिक भजन शैली। 9. बेरायता गायन। बुंदेलखंड में धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय गाया जाता है। महाभारत की कथाओं, लोक नायकों की कथा तथा ऐतिहासिक चरित्र का गायन। संवाद युक्त कथा गायन शैली। 10. निर्गुणिया गायन शैली। संपूर्ण निमाड़ एवं मालवा क्षेत्र किसी भी समय साधुओं एवं भिक्षुओं द्वारा कबीर, मीरा, रैदास, दादू आदि संतों के भक्ति पदों का गायन, एकल एवं सामूहिक शैली। 11. नागपंथी गायन। निमाड़ंचल प्रायः सुबह के समय कबीर एवं भरथरी गायन, रेकड़ी बजाते हुए एकल गायन शैली। 12. गरबा शैली। निमाड़ंचल के स्त्री परक लोक गायन। नवरात्रि में देवी के भक्ति गीत, नृत्य सहित ध्रुत सामूहिक गायन शैली। 13. गरबी गीत। निमाड़ अंचल में पुरुष परक लोक गायन, नवरात्रि के अवसर पर भक्ति, श्रृंगार, हास्य परक नृत्य सहित ध्रुत सामूहिक गायन शैली। 14. मसाण्या कयाखो गीत। निमाड़ अंचल व्यक्ति की मृत्यु पर आत्मा की अमरता हेतु व्यक्ति की मृत्यु पर आत्मा की अमरता एवं शरीर की भंगुरता से संबंधित समूह गायन शैली। 15. कलगी तुर्रा क्षेत्र। संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र में अवसर, शक्ति एवं शिव की आराधना में रात के समय गाया जाता है। विषय वस्तु आशु कविता के साथ साथ महाभारत की कथाओं, पौराणिक आख्यानों से लेकर वर्तमान प्रसंगों का गायन। प्रतिस्पर्धात्मक गायन शैली। 16. गबलन गायन।
निमाड़ अंचल में पुरुषों द्वारा गायन अधिकतर पर्व त्योहारों पर के अवसर पर मूलतः कृष्ण की रासलीला से संबंधित मृदंग एवं ढोलक पर एकल एवं सामूहिक गायन शैली। 17 संत सिंगाजी भजन संपूर्ण निमाड़ एवं मालवा के कुछ हिस्सों में किसी भी अवसर पर खेती एवं गृहस्थी संबंधी प्रतीकों के साथ आध्यात्मिक भजन गाया जाता है। उच्च स्वर में एकल समूह गायन शैली। पेज 324। मध्य प्रदेश अन्य महत्वपूर्ण लोकगीत क्रमांक लोकगीत क्षेत्र स्थान विशेषता। 1 लोरिक चंदा गीत संपूर्ण मध्य प्रदेश उत्तर भारत शाम के समय गायन लोरिक चंदा की प्रेम कथा उच्च स्वर सहित गाथात्मक पद शैली। 2 सिंगाज और दलूजी निमाड़ वीरगति। 3 आल्हा संपूर्ण मध्य प्रदेश वीरगति। 4 माच मालवा लोकनाट्य संगीत। 5 बम्बूलिया बुंदेलखंड धार्मिक गीत। 6 सैर राहरे मलारे गोंटे बुंदेलखंड धार्मिक गीत। 7 सैला नृत्य गीत गोंड बैगा एवं प्रधान जनजाति शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्त्री पुरुष दोनों नृत्य के साथ गायन करते हैं। 8 लहंगी सहरिया रक्षाबंधन के दूसरे दिन भुजरिया का त्योहार मनाया जाता है। 9 परधोनी नृत्य गीत बैगा बारात की अगवानी के समय खटिया सूप कंबल से हाथी बनाकर नचाया जाता है। 10 घोटुल पाटा गीत मुड़िया आदिवासी क्षेत्र शोक जताने के लिए बुजुर्गों द्वारा सामूहिक कथा गायन शैली जिसमें राजाओं की कथा के साथ प्रकृति के जटिल रहस्यों का वर्णन। 11 भगोरिया गीत भील होली के 8 दिन पूर्व हाट बाजारों में नृत्य के साथ गायन। 12 ददरिया गीत नृत्य बैगा सामूहिक सवाल जवाब गायन शैली में लोक जीवन एवं साहित्य की प्रेम कथाओं का गायन। 13 थापटी गीत नृत्य कोरकू जनजाति स्त्री पुरुषों द्वारा वैशाख महीने के पर्व त्योहारों पर किया जाने वाला नृत्य के साथ गायन। 14 पांडवानी गीत नृत्य शहडोल अनूपपुर तथा बालाघाट उच्च स्वर सहित एकल कथा गायन शैली में प्रायः शाम को पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। 15 कोल दहका नृत्य गीत बघेलखंड कोल जनजाति के स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य के साथ गायन। 18 लाफनी मालवा एवं निमाड़ क्षेत्र प्रायः सुबह में निर्गुणी दार्शनिक गीत सामूहिक द्रुत गायन शैली। 19 बरसाती वार्ता मालवा अंचल में बरसात के समय रात में ऋतु कथा गीत एवं 12 मासा गीत गाए जाते हैं। चंपू काव्य की सामूहिक गायन शैली। 20 भरथरी गायन मालवा क्षेत्र प्रायः सुबह को नागपंथी लोग गाते हैं। गोरखवाणी कबीर मीरा भरथरी आदि के भजन एकल एवं सामूहिक गायन शैली। 21 संजा गीत मालवा क्षेत्र में पितृपक्ष के समय शाम में गोबर एवं फूल पत्तियों से दीवार पर संजा बनाकर उससे संबंधित बाल्यावस्था की कोमल भावनाओं के गीत वाद्य रहित सामूहिक गायन शैली। 22 हीड़ गायन मालवा क्षेत्र में श्रावण के महीने में ग्यारस माता की कथा तथा कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन प्रतिस्पर्धात्मक आलाप शैली। 23 ढोला मारू गीत लोक नाट्य मालवा निमाड़ तथा बुंदेलखंड में रात के समय ढोला मारू नाटक के साथ साथ गायन ढोला एवं मारू की प्रेम कथा उच्च स्वर में लोक गायन। मध्य प्रदेश प्रमुख लोक गायन। 1 गायन का नाम संबद्ध क्षेत्र जनजाति विशेषता। 1 बसदेव गायन बघेलखंड कथाओं और गाथाओं का गायन। 2 बिरहा गायन बघेलखंड सवाल जवाब शैली में गायन। 3 बेरायटा बुंदेलखंड कथा गायन शैली।
4 हरदौल की मनौती, बुंदेलखंड बघेलखंड यह वीरता का गीत है। 5 चौकड़िया फाग, बुंदेलखंड इसूरी की रचनाओं का गायन। 6 दीवारी गायन, बुंदेलखंड दोहों पर केंद्रित। 7 जगदेव का पुआरा, बुंदेलखंड भजन शैली का गायन। 8 गरबा निमाड़, इनकी 3 शैलियाँ गरबा गरबी और गबलन है। 9 कलगी तुर्का निमाड़ मृत्यु गीत। 10 हीड़ गायन मालवा श्रावण के महीने में। 11 भरथरी मालवा नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा और भरथरी कथा गाते हैं। 12 बरसाती बरता मालवा ऋतु कथा गीत वर्षा ऋतु में गायन। 13 सांझा गीत मालवा मूलतः मालवा की किशोरियों का पारंपरिक गायन। 14 रेलो गीत भील और कोरकू युवक युवतियों का गीत। 4 लोक नृत्य भारत के किसी अन्य हिस्से की तरह मध्य प्रदेश में भी देवी देवताओं के समक्ष किए जाने वाले और विभिन्न अनुष्ठानों से संबंधित लोक नृत्यों द्वारा अपनी संस्कृति का एक परिपूर्ण दृश्य प्रदान करता है। लंबे समय के सभी पारंपरिक नृत्य आस्था की एक पवित्र अभिव्यक्ति रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग एवं मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा खजुराहो में आयोजित लोक रंजन में वार्षिक नृत्य महोत्सव जो मध्य प्रदेश और भारत के अन्य भागों के लोकप्रिय नृत्य और आदिवासी नृत्यों को पेश करने के लिए बेहतरीन मंच है। पेज 326 मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। 1 बघेलखंड अंचल बिरहा और अहिराई नृत्य। बघेलखंड में बिरहा गायन के साथ नृत्य वृत्ति भी है। विशेषकर विवाह और दीपावली के अवसर पर बिरहा नृत्य होता है। जब बिरहा नृत्य अहिर जाति द्वारा किया जाता है तब उसे अहिराई नृत्य कहते हैं। अहिर जाति में बिरहा विशेष लोकप्रिय है। बिरहा में पुरुष नाचते हैं, कभी कभी स्त्रियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं और तब यह नृत्य सवाल जवाब के रूप में होता है। बिरहा की 2 पंक्तियां दोहे की तरह बघेली शैली में लंबी तान लेकर प्रमुख नर्तक उठाता है और दोहे के अंत में नृत्य तीव्र गति से चलता है। गीत में सवाल जवाब होते हैं और सवाल जवाब की अंतिम पंक्ति की छोर पर वाद्य नगड़िया ढोलक शहनाई और को तीव्रता से बजाया जाता है। 2 राई नृत्य बघेलखंडी। बघेलखंड में प्रचलित राई नृत्य बुंदेलखंड से भिन्न है। यहाँ राई ढोलक और नगरिया की थाप पर गाई जाती है और पुरुष ही स्त्री का वेश धारण कर नाचते हैं। यह नृत्य अहिर जाति में विशेष प्रचलित है। पुरुष धोती, बाना, साफा और पैरों में घुंघरू पहनते हैं। यहाँ की राई गीत नृत्य श्रृंगार परक होते हैं। 3 केहरा नृत्य। केहरा नृत्य को स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। केहरा नृत्य की मुख्य ताल केहरवा ताल है। केहरा नृत्य के पहले पुरुष केहरा गाते हैं और नृत्य के सम पर पहुंचने पर मुख्य नर्तक और कोई दोहा कहता है और दोहे की अंतिम कड़ी के साथ हाथों के झटके के साथ पूरी गति से नृत्य करना प्रारंभ करता है। स्त्रियां भी नाचने से पूर्व केहरा गाती हैं और नाचते नाचते फुरहरी लेती हैं। फुरहरी केहरा की एक विशेष मुद्रा है जिसमें स्त्रियां हाथों में हाथ देकर चक्री लेती हैं। बारी जाति का केहरा नृत्य विशेष लोकप्रिय है। 4 दादर नृत्य। यह बघेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। अधिकांशतः पुरुषों द्वारा खुशी के अवसर पर दादर गीत गाया जाता है और कहीं कहीं पुरुष नारी वेश में नृत्य करते हैं। कोल, कोटवार, कहार आदि जनजातियां दादर नृत्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कभी कभी महिलाएं घूंघट में दादर नृत्य करती हैं और पुरुष वाद्य बजाते हुए दादर गीत गाते हैं। विवाह में बाराती और घराती दोनों की ओर से गाने बजाने के साथ दादर नृत्य किया जाता है। दादर नृत्य के मुख्य वाद्य हैं नगड़िया, ढोल, ढोलक, ढप और शहनाई। 5 कलसा नृत्य। बघेलखंड में अहीरों, गुड़ता तथा गडरियों में बारात की अगवानी में सिर पर
कलश रखकर नाचने की परंपरा समान रूप से प्रचलित है। कलसा नृत्य में नर्तक का कोई विशेष वेशभूषा नहीं होती है, बल्कि परंपरागत धोती, बंडी, साफा पहनकर यह नृत्य होता है। नर्तक पैरों में घुंघरू पहनते हैं। 6. केमाली नृत्य। केमाली नृत्य को साजन सजनई नृत्य भी कहा जाता है। विवाह के अवसर पर किए जाने वाले केमाली नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। सवाल जवाब की शैली में साजन सजनई केमाली नृत्य गीत बड़े कर्ण प्रिय और भाव प्रवण होते हैं। इन लंबे गीतों में वाद्यों की ताल दोहरी तिहरी होती है। यह नृत्य रात भर चलता है। 7. रे नृत्य। बघेलखंड अंचल का रे नृत्य ढोल और नगाड़े जैसे संगीत वाद्य यंत्र की संगीत के साथ महिला के वेश में पुरुष पेश करते हैं। वैश्य समुदाय में विशेष रूप से बच्चों के जन्म के अवसर पर अहीर समुदाय की महिलाएं यह नृत्य करती हैं। बरेड़ी लोक नृत्य। मध्य प्रदेश में दिवाली के त्योहार से कार्तिक पूर्णिमा तक की अवधि के दौरान बरेड़ी नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश की इस सबसे आश्चर्यजनक नृत्य प्रदर्शन में एक पुरुष कलाकार की प्रधानता में रंगीन कपड़े पहने 8-10 युवा पुरुषों का एक नृत्य समूह नृत्य करता है। आमतौर पर धिबारी नामक 2 पंक्तियों में भक्ति कविता से इस नृत्य का प्रदर्शन की शुरुआत होती है। बुंदेलखंड अंचल एक राई नृत्य बुंदेलखंडी। बुंदेलखंड का यह लोकप्रिय नृत्य विभिन्न शुभ अवसरों पर आयोजित किया जाता है। राई नृत्य के केंद्र में बीड़नी नर्तकी होती है, जिसे गति देने का कार्य मृदंग वादक करता है। राई नृत्य के विश्राम का स्थान स्वांग ले लेते हैं। विश्राम के बाद पुनः राई प्रारंभ होती है। राई बुंदेलखंडी में बेजोड़ लोकगीत, तीव्र गति और तात्कालिक कविता का अद्भुत तालमेल दिखता है। 2. कानड़ा नृत्य। बुंदेलखंड में यह नृत्य मुख्य रूप से धोबी समाज द्वारा किया जाता है। मुख्यतः शुभ अवसरों पर किए जाने वाले इस नृत्य को गुरु वंदना के बाद गजानन भगवान की कथा के गायन के साथ शुरू किया जाता है। कानड़ा नृत्य के मुख्य वाद्य सारंगी, लोटा, ढोलक और तारे हैं। कभी कभी ढोलक के स्थान पर मृदंग का भी प्रयोग किया जाता है। 3. सैरा नृत्य। बुंदेलखंड में श्रावण भादो के महीने में विशेषकर तीज के अवसर पर किया जाने वाला सैरा नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें 14 से 20 व्यक्ति भाग लेते हैं। सैरा नृत्य में नर्तक सवा हाथ डंडा हाथों में लिए और वृत्ताकार में खड़े होकर कृष्ण लीलाओं से संबंधित गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। सैरा नृत्य के प्रमुख वाद्य ढोलक, टिमकी, मंजीरा, मृदंग और बांसुरी हैं। 4. बधाई नृत्य। इस नृत्य में स्त्री व पुरुष की संयुक्त भूमिका होती है। बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में विवाह के अवसर पर किया जाने वाले इस नृत्य को कहीं कहीं घोड़ी सजा सवार कर नचाने की भी प्रथा है। बधाई नृत्य में 2 नर्तक, एक नर्तकी गोल घेरा बनाकर खड़े होते हैं, फिर एक एक करके व्रत के भीतर जाकर विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हैं। वस्तुतः बधाई एक ताल है जिसे ढोलक या छपले पर बजाया जाता है। 5. जवारा नृत्य। बुंदेलखंड में चैत्र और क्वार मास में जवारे लोग अपने घरों में नव दुर्गा के अवसर पर प्रतिपदा के दिन मिट्टी के घड़े पर गेहूं या जौ बोते हैं, जिन्हें जवारे कहा जाता है। जहां जवारे बोए जाते हैं वहां 9 दिन तक रात्रि में नृत्य किया जाता है, जिसे जवारा नृत्य कहते हैं। खासकर महिलाओं द्वारा धार्मिक गीतों पर किया जाने वाला यह एकल नृत्य शैली है। 6. टिमराई नृत्य। बुंदेलखंड में ग्रामीण अंचलों में अधिक प्रचलित इस नृत्य को ढीमर जाति के लोग करते हैं। विवाह या नवरात्रि के अवसरों पर किया जाने वाला ढिमरियाई नृत्य में प्रमुख नर्तक श्रृंगार और भक्ति के गीत गाता है और सेहबत के लोग उसे दोहराते हैं। मुख्य नर्तक कथक की तरह
पदचालन करते हुए गीतों को हाव भाव द्वारा समझाने की चेष्टा करता है। ढिमरियाई नृत्य की मुख्य विशेषता पदचालन की है। दौड़ना, पंजों के बल चलना, मृदंग की थाप पर कलात्मक ढंग से ठुमकना, पदाघात करना आदि। समय की द्रुत गति पर घूमते हुए 7-8 चक्कर लगाना इसके प्रमुख भाव हैं। पेज 328 ढिमरियाई नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र किकरिया, मृदंग, ढोलक, टिमकी आदि हैं। अखाड़ा नृत्य बुंदेलखंड में दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजा के साथ अखाड़ा नृत्य किया जाता है। अखाड़ा नृत्य में युद्ध कौशल, शस्त्र संचालन, शरीर सौष्ठव और व्यायाम आदि दैहिक क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाता है। 8 नौराता नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में अविवाहित लड़कियों के लिए नौराता नृत्य का विशेष महत्व है। इस नृत्य के जरिए अविवाहित लड़कियां एक अच्छा पति और वैवाहिक आनंद की मांग करते हुए भगवान का आह्वान करती हैं। नवरात्रि उत्सव के दौरान 9 दिन घर के बाहर चूने और विभिन्न रंगों से नौराता की रंगोली बनाई जाती है। निमाड़ अंचल एक गणगौर नृत्य। निमाड़ अंचल का यह पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक नृत्य चैत माह में पड़ने वाले गणगौर पर्व में किया जाता है। गणगौर नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, झालरिया और झोला। झालरिया नृत्य में स्त्रियां अलग समूह में और पुरुष अलग समूह में हिस्सा लेते हैं। झेला नृत्य में गणगौर यानी रनुबाई घनियार सूर्यदेव का रथ सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। झेला नृत्य 2 शैलियों में प्रचलित है, आड़ा और खड़ा नृत्य। झेला नृत्य ढोल और ताली की समवेत बढ़ती ताल के साथ तीव्र गति तक पहुंचता है। काठी नृत्य। काठी नृत्य पार्वती की तपस्या से संबंधित मातृ पूजा का त्योहार है। इस नृत्य की मुख्य वाद्य ढाक है। काठी नृत्य की वेशभूषा अधिक कल्पनाशील होती है, जिसे बाना कहा जाता है। हरिश्चंद्र, सूरियलो, महाजन, गोडेन, नगर, भिलड़ों, बाल आदि लंबी कथाएं काठी नृत्य के साथ गाई जाती है। काठी नृत्य का प्रारंभ देव प्रबोधनी एकादशी से और समापन महाशिवरात्रि को होता है। महाशिवरात्रि को काठी के नृत्य दल पचमढ़ी, सिरवेल, महादेव, बीजागढ़, चारुवा, बड़ेकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर जल चढ़ाते हैं। 3 फेकरिया नृत्य। फेकरिया नृत्य के अवसर पर नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस पारंपरिक समूह नाच में स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। फेकरिया नृत्य का नाम इसमें उपयोग होने वाले वाद्य यंत्र फेकरिया के कारण पड़ा। फेकरिया एक प्रकार का फुंगी है, जिसकी आवाज़ शहनाई से मिलती जुलती है। 4 मांडलिया नृत्य। यह नृत्य एक पारंपरिक समूह नृत्य है, जिसमें पुरुष ढोल बजाता है और महिलाएं ढोल की थाप पर नृत्य करते हुए गति बदलती हैं तथा हाथ एवं पैर की विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित करती हैं। कांसे की थाली का तीव्र स्वर मांडलिया नृत्य को अधिक उत्तेजक बनाता है। मांडलिया नृत्य केवल महिला परक है, जिसे विवाह या पर्व त्योहार पर खुले आंगन में किया जाता है। 5 आड़ा खड़ा नृत्य। निमाड़ अंचल में जन्म, मुंडन, संस्कार और विवाह के अवसर पर किया जाने वाले नृत्यों को आड़ा खड़ा नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में सवाल जवाब के रूप में गीत भी गाए जाते हैं। 2 या 4 महिलाएं भाग लेती हैं। महिलाएं घूंघट डाले झुककर हाथों और घुटनों को नृत्य गतियों के अनुरूप लय के साथ ऊपर नीचे और कमर पर पीछे ले जाती हैं। आड़ा खड़ा नृत्य मुख्य वाद्य ढोल और थाली हैं। 6 डंडा नृत्य। निमाड़ अंचल में किसानों द्वारा गणगौर अवसर पर डंडा नृत्य किया जाता है। डंडा नृत्य में 20 से 25 के समूह में किसान नर्तक दोनों हाथों में लगभग एक या 1.25 मीटर का डंडा लेकर नाचते हैं। डंडा नृत्य प्रमुख वाद्य ढोल और थाली हैं। नृत्य मंद गति से शुरू होकर तीव्रतम गति पर जाकर समाप्त होता है। मालवा अंचल एक मटकी नृत्य।
मालवा अंचल के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न अवसरों, विशेषकर सगाई और विवाह पर महिलाएं मटकी नाच करती हैं। प्रारंभ में एक ही महिला नाचती है, परंतु आवेग में कभी कभी अनेक महिलाएं सम्मिलित होकर हाथ और पैरों का कलात्मक संचालन करती हैं। मटकी नृत्य में आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य की मुद्राओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। मटकी नृत्य एकल नृत्य शैली है जिसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं। इस नृत्य पद्धति में पाद संचालन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ता है ताकि नृत्य के दौरान संतुलन बना रहे। 2. आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य समूचे मालवा अंचल में किसी भी अवसर पर किए जाने वाले इस पारंपरिक नृत्य को विवाह के शुभ अवसर पर मंडप के नीचे अवश्य किया जाता है। आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य को ढोल की पारंपरिक कहेरवा, दादरा आदि तालों पर किया जाता है। यह एक महिला परक नृत्य है। आड़ा नृत्य झुककर कहेरवा ताल पर किया जाता है, जबकि खड़ा नृत्य खड़े खड़े किया जाता है तथा रजवाड़ी नृत्य को साड़ी के पल्लू को पकड़कर किया जाता है। 5. आदिवासी या जनजातीय लोक नृत्य। एक कर्मा नृत्य। मध्य प्रदेश में लोक नृत्य का राजा माना जाने वाला कर्मा नृत्य मानव जीवन के मूल आधार कर्म की मूल भावना से प्रेरित है। यह नृत्य गीत प्रधान होता है तथा इसके गीतों का श्रृंगार, श्रम, कर्म, प्रकृति, सौंदर्य एवं आराधना की प्रधानता पाई जाती है। कर्मा नृत्य मूलतः गोंड जनजाति का जातीय लोक नृत्य है तथा इसकी परंपरा भारत की अधिकांश जनजातियों में है। मध्य प्रदेश में गोंड, बैगा, भुइहार, उराव, कमार, कंवर, पंडी, कोरकू, देवार, बिजावर तथा बिरहोर आदि जनजातियों में कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य प्रतिवर्ष कुआर माह में करम वृक्ष की पूजा करके कर्मा देवी अन्नपूर्णा की उपासना में किया जाता है। गोंड संस्कृति का संवाहक कर्मा नृत्य का प्रमुख लोकवाद्य मांदर है। कर्मा नृत्य का सर्वाधिक शैलियाँ मंडला जिले की गोंड जनजाति में पाई जाती हैं। इसकी प्रमुख शैलियाँ कर्मा झूमर, कर्मा लहकी, कर्मा लंगड़ा, कर्मा रागनी, कर्मा ठाड़ा एवं कर्मा झलनी। कर्मा जिले के ही बैगा जनजाति के बैंगानी कर्मा की प्रमुख शैलियाँ हैं कर्मा खरी, कर्मा खाप एवं कर्मा लुझकी। कर्मा नृत्य गीत के 3 भाग हैं, टेक, राग तथा आड़। 2. परधौनी नृत्य। मंडला जिले की बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर हास्य विनोद के लिए परधौनी नृत्य किया जाता है। बैगा बारात अगवानी को परधौनी कहते हैं, इसीलिए इस नृत्य का नाम परधौनी नृत्य पड़ा। परधौनी नृत्य में वर पक्ष की ओर से हाथी बनाकर लाया जाता है जिस पर दुल्हन का भाई बैठता है और उसके गले की रस्सी को पकड़कर दुल्हन की बुआ हाथी को अगुवानी स्थल तक ले जाती है तथा हाथी के चारों ओर अगुवानी स्थल पर नाचती है। परधौनी नृत्य में वर एवं वधू दोनों पक्ष के स्त्री पुरुष सम्मिलित होते हैं। वे सर्वप्रथम दादरिया लोकगीत गाते हैं। इस नृत्य में मादर, टिमकी, चटकोला, ठिसकी, नगाड़े एवं ढोलक आदि प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। 3. दशहरा नृत्य। बालाघाट, मंडला, खंडवा के बैगा जनजातियों में एक वार्षिक उत्सव के रूप में आयोजित होने वाला दशहरा नृत्य में नृत्य का महत्व कम है और रीति रिवाजों और परंपराओं का महत्व अधिक है। बैगा युवाओं द्वारा नाचा जाने वाला यह सामाजिक नृत्य दशहरा नृत्य प्रतिवर्ष कुवार पंचमी से शुरू होकर कार्तिक अमावस्या तक जारी रहता है। 4. सैला नृत्य। विंध्य एवं सतपुड़ा वन प्रांतों में निवास करने वाली गोंड जनजाति द्वारा किया जाने वाला सैला नृत्य एक वीर नृत्य है। सैला नर्तकगण हाथों में नृत्य के समय लकड़ी के बने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध की विधाओं का प्रदर्शन करते हुए पर्वतीय नृत्य करते हैं। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य मांदर है। सैला नृत्य में पैंतरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं जो पैरों की संचालन शैली हैं।
प्रत्येक पैंतरे की अपनी चाल होती है। इस नृत्य में प्रमुख पैंतरे हैं सादी चाल, छिटकी चाल, लंगड़ी चाल, झूला चाल, झूम चाल, पलट चाल, त्रिटंगी चाल, बाजू चाल, फुदुर चाल और लोरी चाल। सैला नृत्य का आधार सैला गीत है जो एक या दो पंक्ति के होते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेता है। वह स्वयं नृत्य करता है और स्वयं सैला गीत गाता है। सैला नृत्य कार्तिक से फागुन तक मुख्यतः चांदनी रातों में किया जाता है। शरद पूर्णिमा को शुरू होने वाला सैला नृत्य गोंड जनजाति के प्रमुख उत्सव गिरदा उत्सव, सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं एकता का प्रतीक के विभिन्न दलों द्वारा अपने गांव से दूसरे गांव में जाकर रात भर किया जाता है। ग्रामीण बोलचाल की भाषा में बैलगाड़ी की जुआड़ी में फंदे की गर्दन के अगल बगल जो डंडे बांधे जाते हैं उन्हें सैला कहते हैं। 5. पूजा नृत्य। मंडला जिले के गोंड जनजाति और रायगढ़ जिले के उरांव जनजाति में धार्मिक भावना के साथ पूजा नृत्य की प्रथा है। मंडला जिले की गोंड जनजाति ज्येष्ठ मास में बिदरी पूजा नामक एक सार्वजनिक उत्सव का आयोजन करती हैं, जबकि रायगढ़ जिले की उरांव जनजाति चैत्र मास में साल वृक्ष पूजा नामक एक सार्वजनिक उत्सव का आयोजन करती हैं। दोनों जनजातियां बड़ा देव शंकर भगवान की उपासक हैं। 6. कहरवा नृत्य। यह गोंड जनजाति का ऐसा प्रमुख नृत्य है जो विवाह के अवसर पर अपनी चरम सीमा पर रहता है। कहरवा नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। इस नृत्य के आरंभ में नर्तकगण नगाड़ा वादकों के सामने पंक्तिबद्ध खड़े होते हैं। हंसी मजाक के साथ नगाड़ा वादक टिकोरा देते हैं। इस टिकोरा नगाड़े की तान के साथ ही कोई दल कहरवा गीत शुरू करता है, जबकि सामने खड़ा दूसरा दल गीत समाप्त होने तक नृत्य करता है। विवाह की अवधि में कहरवा नृत्य प्रतिदिन रात्रि में होता है। विवाह के अतिरिक्त गोंड जनजाति में मरण संस्कार में भी कहरवा नृत्य का आयोजन होता है। मरणोपरांत गोंड जनजाति अपनी रीति के अनुसार जो क्रियाकर्म करती हैं उसे होमन कहते हैं। होमन की रात्रि में गोंड युवक और युवतियां कहरवा नृत्य करते हैं। 7. रीना नृत्य। मध्य प्रदेश के विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग में निवास करने वाली गोंड जनजाति के पुरुषों में जिस प्रकार सैला नृत्य का प्रचलन है, उसी प्रकार इनके स्त्री समाज में रीना नृत्य की परंपरा है। वास्तव में सैला और रीना दोनों नृत्य की एक जोड़ी है। रीना नृत्य में भी गिरदा उत्सव की परंपरा है। 8. डोहा नृत्य। भीली बोली में डोहा का अर्थ है मटका। कार्तिक अमावस्या की 14वीं तिथि अर्थात लक्ष्मी पूजा के दिन पूर्व गांव की स्त्रियां डोहा नृत्य का आयोजन करती हैं। मिट्टी के मटकों को विभिन्न रंगों में रंग कर एवं बीच बीच में ज्वार के दाने चिपकाकर डोहा सजाया जाता है। ये मटके छोटे छोटे छिद्र वाले विशेष प्रकार के होते हैं, जिनके भीतर जलता हुआ दिया रखा जाता है। डोहा नृत्य की एक विशेषता है कि जब महिलाएं गांव में डोहा नृत्य करती हैं, तब उसी समय पुरुष भी अपने अन्य नृत्यों का आयोजन करते हैं। डोहा नृत्य करते हुए महिलाएं पूरे गांव की परिक्रमा करती हैं, अतः इस नृत्य को भील नृत्यों का गजरा कहा जाता है। 9. सैताम नृत्य। सैताम नृत्य मध्य प्रदेश के सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, जबलपुर एवं नरसिंहपुर जिलों के कतिपय भागों में भारिया जनजाति के महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाहोत्सव में विभिन्न रस्मों पर किया जाने वाला नृत्य बारात आगमन के समय अपने रसीले एवं व्यंग्यात्मक गीतों से पूरे चरम पर होता है। हाथों में मंजीरा लिए युवतियों के 2 दल झुक झुक कर नृत्य करते हैं। सैतम नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र ढोलक, टिमकी, डफला, मंजीरा एवं चिटकुला नृत्य। 10. गरवी नृत्य। गरवी नृत्य श्राद्ध पक्ष में नवाखानी उत्सव के अवसर पर किया जाता है।
प्रायः सभी जनजातियाँ कोई भी नया अनाज स्वयं खाने से पहले उसे अपने देवी देवताओं तथा पितरों को चढ़ाते हैं। इसे नवाखानी पर्व कहते हैं। भील परिवार नवाखानी उत्सव के अवसर पर गरवी नृत्य का आयोजन करता है। वस्तुतः गरवी नृत्य पितृ पूजा एवं प्रकृति पूजा का नृत्य है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नृत्य समूह कभी पंक्ति में कभी घेरे में होता है। यह एक लोचपूर्ण मादक नृत्य है। 11 हुल्की नृत्य। मंडला एवं पन्ना जिले के मोरिया जनजाति द्वारा किसी भी शुभ अवसर पर हुल्की नृत्य किया जाता है। हुल्की नृत्य में युवक एवं युवतियाँ दोनों द्वारा सवाल जवाब शैली में गीत गाते हुए समूह में हुल्की नृत्य किया जाता है। 12 भड़म नृत्य। भंगम नृत्य छिंदवाड़ा एवं जबलपुर जिले के भारिया जनजातियों द्वारा मुख्यतः विवाह के अवसर पर भड़म नृत्य किया जाता है। टिमकी वादकों की संख्या ढोलक वादकों से दुगनी होना अनिवार्य है। ढोलक वादक एक पंक्ति में खड़े रहते हैं और टिमकी वादक खुले में समांतर गति से धीरे धीरे घूमते हुए संगीत की ताल के साथ कदम मिलाकर यह नृत्य दोहे बोलते हुए करते हैं। 13 अटारी नृत्य। बघेलखंड के भूमिया एवं बैगा जनजातियों द्वारा पर्व त्योहारों पर अटारी नृत्य किया जाता है। अटारी नृत्य वर्तुलाकार होता है। एक पुरुष के कंधे पर 2 आदमी आरूढ़ होते हैं। एक व्यक्ति ताली बजाते हुए भीतर बाहर आते जाते हुए नृत्य करता है। भीमा नृत्य। मध्य प्रदेश के मंडला डिंडोरी और शहडोल जिले में भीमा या भिम्मा नामक घुमक्कड़ जनजाति रहती है, जो स्वभावतः अधिचालक होती है। इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य भीमा नृत्य कहलाता है, जो इनका पेशा है। पेज 332। भीमा नृत्य का एकमात्र लोकवाद्य है जो किंदरा कहलाता है। इस नृत्य में ददरिया, कर्मा, सजनी, बिरहा, कहरवा, भड़ौनी, दोहरी आदि गीत गाए जाते हैं। 15 भगोरिया नृत्य। भील जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष होली के एक सप्ताह पूर्व भगोरिया हाट लगाते हैं। भील लोग अपने इष्ट देवता भंगेरा देव की पूजा के लिए भगोरिया नृत्य का आयोजन करते हैं। भगोरिया स्थल पर इष्ट देव का एक स्तंभ गाड़ा जाता है और उसके चारों ओर भंगेरा देव को समर्पित बोड़निया झांपी रखी जाती हैं। भीलों के सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार गांव के पटेल या मुखिया द्वारा ढोल पर अपने हाथों से पहली थाप मारने के तत्काल बाद अन्य वादक गण अपने अपने ढोल, मादक, कुंडी, पावली, पावना, शहनाई आदि बजाना प्रारंभ करते हैं। वाद्यों के सामूहिक निनाद के साथ ही भगोरिया नर्तक उछलकर नृत्य करते हैं। भगोरिया उत्सव का समापन भगोरिया हाट का सामूहिक चक्कर लगाकर किया जाता है। इसे बाजार बांधना कहते हैं। 16 कोल दहकी नृत्य। यह नृत्य कोल जनजाति का सामाजिक एवं जातीय नृत्य है, जिसे कोल्हाई नाच भी कहते हैं। कोल जनजाति द्वारा सभी शुभ अवसरों पर कोल दहकी नृत्य का आयोजन किया जाता है, लेकिन बेटा या बेटी के विवाह के बाद गाँव घर में जब समधी का प्रथम आगमन होता है तो उसके सत्कार में इस नृत्य का आयोजन आवश्यक होता है। कोल दहकी नृत्य में महिलाएं लंबा घूंघट निकालकर नाचती हैं, जबकि पुरुष वाद्य बजाते हैं। 17 बड़वा नृत्य। वर्षा ऋतु में खरीफ फसल बोने के बाद फसल अच्छी होने की कामना में पूजा नृत्य के रूप में बड़वा नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। बड़वा नृत्य एक अनुष्ठानिक नृत्य है जिसमें नाचने वाले पुरुष नर्तक की मुद्रा ऐसी होती है जैसे उनके शरीर में देवी या देव की भावात्मक छाया आ गई हो। 18 सजनी नृत्य। सजनी नृत्य सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला एवं बालाघाट जिले का क्षेत्रीय नृत्य है। अधिकांशतः यह नृत्य दीमर, गोंड, चमार एवं कुम्हार जाति में प्रचलित है। सजनी नृत्य विशेषकर विवाह के पर्व या विवाह के पश्चात होने की परंपरा है। साचन अर्थात प्रियतम की ओर से सजनी अथवा प्रियतमा को प्रस्तुत किया जाने वाला
यह नृत्य सचनी नृत्य के नाम से प्रचलित है। सचनी नृत्य गीत प्रधान होता है, अतः गीत की पंक्ति के साथ पद संचालन में परिवर्तन होता है। 19 चटखोला नृत्य। चटखोला नृत्य अर्थात ठिसकी एक वाद्य यंत्र है जिससे चट चट की मधुर ध्वनि निकलती है। बांस की कमानी और लकड़ी की चकतियों से निर्मित इस वाद्य यंत्र को प्रत्येक नर्तक अपने हाथों से पकड़कर बजाते हुए नृत्य करता है। चटखोला नृत्य एक सह नृत्य है जो केवल मंडला जिले में प्रचलित है। यह नृत्य गोल घेरा, अर्ध घेरा, पंक्ति, बैठकों एवं सर्पीली गति आदि में होता है। नृत्य की वेशभूषा गीत एवं वाद्य क्षेत्रीय होते हैं। 20 थापटी नृत्य। थापटी नृत्य खंडवा, बुरहानपुर एवं छिंदवाड़ा में कोरकू जनजाति द्वारा चैत्र बैसाख मास में किया जाता है। थापटी नृत्य में स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से गोलाकार परिक्रमा करते हुए दाएं बाएं झुक कर नृत्य करते हैं। 21 ढांडल नृत्य। ढांडल नृत्य खंडवा, बैतूल और देवास के कोरकू जनजाति द्वारा ज्येष्ठ आषाढ़ मास की रातों को शुभ अवसरों पर किया जाता है। ढांडल नृत्य समूह में किया जाता है। नृत्य करते हुए नर्तक एक दूसरे पर छोटे छोटे डंडों से प्रहार करते हैं। इसमें नृत्य की गति लय के साथ नियंत्रित होती है। 22 गैंडी नृत्य। आषाढ़ महीने की बकबंदी पूर्णिमा से गैंडी बांधने की सांस्कृतिक परंपरा मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में है। अंग्रेजी में गैंडी को स्टिल्ट कहते हैं। गैंडी बांस या लकड़ी से बनाई जाती हैं तथा पैर रखने के लिए इन्हीं की खपची बनाकर रस्सी से बांध दिया जाता है। गोंड समाज की इस सुंदर परंपरा को नृत्य का स्वरूप प्रदान करने का श्रेय लोक संगीत के विशेषज्ञ पद्मश्री स्वर्गीय शेख गुलाब को है। वर्ष 1954 में सर्वप्रथम गैंडी नृत्य भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के लोक नृत्य समारोह में प्रदर्शित करने का गौरव मंडला के शेख गुलाब को ही प्राप्त है। गैंडी नृत्य में अन्य नृत्यों की शैलियाँ गैंडी के डंडों पर नाची जाती हैं एवं इन्हीं के गीत गाए जाते हैं। 23 डांडलिया नृत्य। विलक्षण लय वाले दशहरा और डांडरिया नृत्य के मध्य से मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति दशहरा त्योहार और उल्लासकारी शुरुआत करते हैं। दशहरा त्योहार के अवसर पर बैगा समुदाय के विवाह के योग्य पुरुष एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, जहां दूसरे गांव की युवा लड़कियां अपने गायन और डांडरिया नृत्य के साथ उनका परंपरागत तरीके से स्वागत करती हैं। यह एक दिलचस्प रिवाज है जिसमें बैगा लड़कियां अपनी पसंद के युवा पुरुष का चयन कर उससे शादी की अनुमति देती हैं। 24 अहीरी नृत्य। राउत, अहीर और ग्वालों का यह नृत्य भगवान की लीलाओं से संबंधित माना जाता है। अहीरी या राउत नृत्य की परंपरा संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। अहीर वह जाति है जिसका सीधा संबंध पशु चराने से है। इस नृत्य का केंद्र बिंदु चरवाहा है। मध्य प्रदेश के आंचलिक नामों के अनुसार अहीरी नृत्य का प्रचलन निम्नानुसार है। मंडला में अहीरी नृत्य, बुंदेलखंड में बरेदी या यादव नृत्य, छिंदवाड़ा और सिवनी में ग्वाला नृत्य, बैतूल में ठांटिया नृत्य तथा मालवा में कानगुबालिया नृत्य। अहीरी नृत्य में नर्तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और कीमती वेशभूषा उसकी झूमर होती है। मध्य प्रदेश प्रमुख जनजातीय लोक नृत्य। क्रमांक नृत्य कला जनजातीय क्षेत्र विशेषता। 1 बिमला नृत्य बैगा प्रेम प्रसंग पर आधारित। 2 रीना नृत्य बैगा एवं गोंड स्त्रियों द्वारा दीपावली के बाद किया जाने वाला नृत्य। 3 कर्मा नृत्य मंडला, गोंड, बैगा, पंडी, भुइहार, उराव, कमार, कंवर, बिजावर, कोरकू, तेवार और बिरहोर। वर्षा ऋतु के प्रारंभ तथा समाप्ति पर किया जाने वाला नृत्य। 4 परधौनी नृत्य बैगा विवाह के अवसर पर बारात या
बारात की अगवानी के समय किया जाता है। 5 दशहरा नृत्य, बैगा बालाघाट, मंडला खंडवा युवाओं द्वारा किया जाने वाला सामाजिक नृत्य जो प्रतिवर्ष कुंवार पंचमी से शुरू होकर कार्तिक अमावस्या तक जारी रहता है। 6 सैला नृत्य, गोंड, विंध्य एवं सतपुड़ा वन प्रांत गणगौर के अवसर पर किया जाता है। गुजरात में होने वाले डांडिया नृत्य से मिलता जुलता। 7 पूजा नृत्य, गोंड तथा ओराव बिदरी पूजा उत्सव के समय आयोजित की जाती है। पेज 334। 8 कहरवा नृत्य, गोंड विवाह के समय स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं। 9 डोहा नृत्य, भील कार्तिक अमावस्या की 14वीं तिथि अर्थात लक्ष्मी पूजा के एक दिन पहले किया जाता है। 10 सैताम नृत्य, भारिया महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर। 11 गरवी प्रायः सभी जनजाति श्राद्ध पक्ष में नवाई नवाखानी उत्सव के अवसर पर। 12 हुल्की मोरिया मंडला व पन्ना सभी शुभ अवसरों पर। 13 भड़म और सलम नृत्य, भारिया विवाह के अवसर पर। 14 अटारी नृत्य, भूमिया और बैगा पूर्व त्योहारों के अवसर पर। 15 भीमा या भिम्मा घुमक्कड़ जनजाति पेशा नृत्य। 16 भगोरिया नृत्य, भील भंकेरा देव इष्ट देव की पूजा के समय आयोजित। 17 कोल दहकी नृत्य, कोल सभी शुभ अवसरों पर। 18 बड़वा नृत्य, भील अनुष्ठानिक नृत्य। 19 सड़नी नृत्य, दीमर गोंड चमार एवं कुम्हार विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात। 20 चटकोरा कोरकू सह नृत्य। 21 थापटी कोरकू चैत्र वैशाख मास में आयोजित किया जाता है। 22 ढाटल कोरकू ज्येष्ठ आषाढ़ मास की रात में शुभ अवसरों पर। 23 गोंड फसल बोते समय सामूहिक नृत्य। 24 लहंगी कंजर बंजारा एवं सहरिया। 25 गोचो नृत्य गोंड। 26 सुआ नृत्य बैगा। 27 बरेदी नृत्य ग्वाला एवं गुर्जर। 28 कानड़ा नृत्य बुंदेलखंड धोबी जाति द्वारा किया जाता है। 29 गुदम बाजा नृत्य दुलिया लोकवाद्य यंत्र। 30 गरबा डांडिया निमाड़ के बंजारे दशहरा के त्योहार पर किया जाने वाला नृत्य। 31 बिनाकी भोपाल के कृषक बंजारे एवं डांडिया नृत्य के समरूप। 31 बिनाकी भोपाल के कृषक बंजारों के डांडिया नृत्य के समरूप। 32 दादर बुंदेलखंड उत्सव संबंधी नृत्य। 33 गेंडी गोंड पाव में गेंडिया फंसा कर किया जाने वाला नृत्य। 34 खम्ब स्वांग कोरकू दीपावली के बाद मेघनाथ स्तंभ के पास इसी की स्मृति में। 35 रगीनी ग्वालियर यहाँ की सभी जाति एवं जनजातियाँ द्वारा किया जाने वाला नृत्य। 36 गोचो गोंड वर्षा हेतु अनुष्ठानिक नृत्य। 37 सुआ बैगा मैकाल पर्वत लावण्य हेतु प्रसिद्ध समूह में स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। 38 डांडरिया बैगा दशहरा पर्व की शुरुआत के समय। 39 भोजली पर्व नृत्य सभी जाति एवं जनजाति रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजरिया विसर्जन के समय। 6 लोक नाट्य भारत के किसी अन्य हिस्से की तरह मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भी लोक नाट्य की परंपरा रही है। यहाँ के प्रमुख लोक नाट्य निम्नलिखित है। बघेलखंड अंचल एक नौटंकी। बघेलखंड की नौटंकी का स्वरूप उत्तर प्रदेश के प्रचलित नौटंकी से काफ़ी समानता रखता है। बघेलखंड की नौटंकी में इंदल और बैरक राजा की कथा अथवा मणिहारिन के प्रसंग को लेकर नौटंकियाँ खेली जाती हैं। नौटंकी एक प्राचीन लोकनाट्य है जिसमें कई पदों का प्रयोग किया जाता है। बघेली नौटंकी में दाम्पत्य जीवन के हास्य उत्पादक अंशों को भी जोड़ा जाता है। बघेली नौटंकी में एक प्रमुख पात्र होता है जिसे सूत्रधार कहते हैं। प्रत्येक नौटंकी में एक विदूषक अवश्य होता है जो
उटपटांग एवं भोंडी चेष्टाएं करके दर्शकों को हंसाता है। 2 मनसुखा एक लोक प्रहसन है जो रास का बघेली रूपांतरण है। इस लोकनाट्य में दो मंच और दो पदों का प्रयोग होता है तथा साथ में मेकअप का भी स्थान होता है। मनसुखा लोकनाट्य में मनसुख उर्फ विदूषक महोदय और गोपियों में नोकझोंक व छेड़छाड़ चलती है। मस्खरों को गाँव में मनसुख लाल भी कहते हैं। बघेलखंड अंचल के प्रमुख लोकनाट्य समैया, रणमत सिंह, नटकौरी, बहेरे के भूत, बैगरिया नाला, खेल बार आदि। 3 छाहूर लोकनाट्य का नामकरण उसके एक पात्र छाहूर से होता है जो किसान संस्कृति का परिचायक है। छाहूर बघेलखंड का प्रतिनिधि लोकनाट्य है। बघेलखंड में दीपावली से गोपाष्टमी तक अहिर, तेली और कुम्हार जाति के लोग छाहूर नाट्य गायन का आयोजन करते हैं। छाहूर नाट्य करने में 4 से 6 लोग सक्षम होते हैं। इस नाट्य का संपूर्ण कार्य मौखिक होता है और मंच की आवश्यकता नहीं होती। छाहूर नृत्य में पुरुष ही स्त्री की भूमिका अदा करते हैं तथा स्त्री का श्रृंगार बघेली परंपरा के अनुसार किया जाता है। बघेलखंड की सामंती व्यवस्था के आतंक और संघर्ष की जीवंत प्रस्तुति छाहूर लोकनाट्य की विशेषता है। 4 लकड़बग्घा बघेलिन के आदिवासी युवक युवतियों का यह लोकनाट्य विवाह के बाद खुले मंच पर अभिनीत होता है। लकड़बग्घा एक अहेरी और वन्य नाट्य है जिसमें पशु और मानव के हार्दिक योग का अभिनय मार्मिकता से किया गया है। 5 रास बघेलखंड के ग्रामीण इलाकों में राधा कृष्ण और गोपियों के नाना प्रकार को प्रसंग को लेकर कृष्ण लीला की जाती है। रास कृष्ण लीला का ही अंग है। काली दह प्रसंग, वैद्य लीला, गेंद लीला और नर्तकी प्रसंग रास लोकनाट्य के तहत देखने को मिलता है। 6 जंदबा लोकनाट्य को बहलोल के नाम से जाना जाता है। यह मूलतः महिला नाट्य है जिसका अनुष्ठान बसी के दिन विवाह के अवसर पर होता है। इस लोकनाट्य में श्लील एवं अश्लील की कोई सीमा रेखा नहीं होती। जिंदबा में महिलाएं मसूर, झाड़ू तथा बेलन आदि लेकर अभिनय करती हैं। भैंस में चढ़ी देवी का अभिनय भी कभी कभी स्त्रियों द्वारा किया जाता है। पेज 336। जो मंझले पुरुष इस वर्जित नाट्य को देखने का चोरी छिपे प्रयास करते हैं उनकी पिटाई भी हो जाती है। 7 हिंगोला एक सीधा और सरल लोकनाट्य है जिसमें मंच नहीं होता। हिंगोला में 2 दल में गीतों का झार नोक-झोंक मचती है। माटर टिमकी सहित तरुणी गायन वादन करते हैं। नोक-झोंक में विजेता दल पराजित दल के पाव से विभिन्न प्रकार के काम लेता है जैसे हास्य का आविर्भाव होता है। हिंगोला में गीत गाते समय नट और नटी के साथ साथ दर्शक भी भाग लेते हैं जिसमें भावों का सहचरीकरण होता है। बुंदेलखंड अंचल स्वांग लोकनाट्य का मूल है जो केवल मनोरंजन मात्र नहीं है। स्वांग में समाज की कुरीतियों, विसंगतियों तथा सामाजिक संघटनाओं पर सटीक चोट करने की पूरी क्षमता भी है। स्वांग बुंदेलखंड का पारंपरिक लोकनाट्य है लेकिन यहाँ इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यहाँ स्वांग प्रायः लोक नृत्य राई के विश्राम के क्षणों में किया जाता है जिसे नकल उतारना कहते हैं। स्वांग का मूल उद्देश्य हास्य और व्यंग्य के माध्यम से शुद्ध मनोरंजन करना है। इसमें अधिक से अधिक 3 या 4 पात्र होते हैं। स्वांग की विषय वस्तु पूर्व से चली आ रही है, इसीलिए स्वांग करते समय केवल इसका शीर्षक अथवा नाम पहले से तय कर लिया जाता है। स्वांग के विषय सामाजिक, धार्मिक और जादू टोनों से संबंधित होते हैं। धतूरा खान, बियाव को स्वांग, लटोरिया, सुनार दाऊजो, भूरी भैंस, पंडित ठाकुर आदि कुछ पारंपरिक स्वांग है जो राई नृत्य के बीच खेले जाते हैं। स्वांग को विभिन्न अंचलों में भिन्न भिन्न नामों से यथा गम्मत, रम्मत, तमाशा, ख्याल
तथा माच आदि नामों से जाना जाता है। निमाड़ अंचल गम्मत एक गम्मत बुंदेली में, स्वांग छत्तीसगढ़ में, नाचा और महाराष्ट्र में तमाशे का जो स्थान है वही स्थान निमाड़ अंचल में गम्मत का है। निमाड़ अंचल के जनजीवन का सबसे बड़ा साधन गम्मत व्यंग का जीवंत रूप है, जिसका विशेष कार्य समाज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बुराइयों और विविध रूपों पर चोट करना है। निमाड़ अंचल में विशेष रूप से नवरात्रि में ग्रामीण अंचलों में गम्मतें की जाती हैं। इसके लिए चारों ओर से खुले मंच के बीच एक खंभा गाड़कर उसके चारों ओर कपड़े का चंदोवा तान देते हैं। गम्मत में एक विदूषक होता है। गणेश और सरस्वती वंदना के बाद नर्तकी का नाच होता है। बाद में गम्मत शुरू होती है। गम्मत शुद्ध मनोरंजन के साथ समसामयिक घटनाओं की व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है, जिसमें प्रमुख वाद्य मृदंग और झांझ होते हैं। 2 रासलीला निमाड़ अंचल के ग्रामीण इलाकों में भादो मास में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति रासलीला में की जाती है। गीत, नृत्य और संगीत का समन्वय रासलीला में प्रमुख रूप से होता है। मालवा अंचल एक माच मालवा के पारंपरिक लोकनाट्य माच की लोक रंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण लोकनाट्य कहा जाता है। लगभग 300 वर्ष पूर्व वर्तमान रूप से माच का मालवा में प्रारंभ हुआ। माच का उद्भव राजस्थान के ख्याल से माना जाता है, क्योंकि माच की प्रवृत्ति राजस्थानी ख्याल से बहुत कुछ मिलती है। पूर्ण विकसित राजस्थानी ख्याल की मूल उद्भावना के सहारे मालवी परिवेश की लोकरंग चेतना के सामूहिक सार्थक संकलन का नाम माच है। लकड़ी के ऊंचे मंच बनाकर विभिन्न खेल करने के कारण मालवा के इस सर्व प्रमुख लोकनाट्य का नाम माच पड़ा। माच परंपरा की शुरुआत प्रमुख रूप से उज्जैन में हुई। उज्जैन में इस लोकनाट्य विधा के विकास के बुनियादी प्रयास करने वालों में गुरु गोपाल जी, बाल मुकुंद, भैरवलाल, उस्ताद कालूराम, गुरु फकीर चंद, शंकर लाल आदि हैं। ढोला मारू, सुदबू, सालंगा, गोपीचंद आदि अपने समय के लोकप्रिय माच के खेल हैं। रंग कर्म की दृष्टि से आज का माच का खेल संपूर्ण लोकनाट्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने माच को राजकीय लोकनाट्य का दर्जा प्रदान किया है। 7 साहित्य, कला एवं संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर अति प्राचीन है, जिसे प्रोत्साहन देने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सांस्कृतिक नीति निर्धारित की गई है। देश के विख्यात कलाकारों और बुद्धिजीवियों से युक्त संस्कृति सलाहकार मंडल द्वारा मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नीति हेतु निम्न उद्देश्य प्रस्तावित किया गया है। राज्य की कलाओं का स्वतंत्रता और सम्मान के साथ विकास के अवसरों और साधनों की वृद्धि भी। सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन। दुर्लभ होती जा रही शैलियों और रूपाकारों के लिए विशेष संरक्षण। राज्य की आदिवासी और लोक संस्कृति के प्रामाणिक संरक्षण हेतु विशेष प्रयत्न। आम नागरिकों के लिए विभिन्न कलाओं के रसास्वादन के अवसरों का विकास करना। कला संबंधी संस्थाओं का पुनर्गठन और विस्तार तथा कलात्मक गतिविधियों का विकेंद्रीकरण। भारत भवन सृजनात्मक कलाओं के राष्ट्रीय विकास, परिरक्षण, अन्वेषण, प्रचार प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु भारत भवन न्यास अधिनियम 1982 के अंतर्गत 13 फरवरी 1982 को भारत भवन की स्थापना की गई। भारत भवन के वास्तुकार प्रसिद्ध वास्तुविद चार्ल्स कोरिया हैं। भारत भवन विभिन्न खंडों में विभक्त है, जिनमें विभिन्न प्रकार की कलाओं से संबंधित स्थान भी हैं। इनमें प्रमुख हैं रूपांकर, वागर्थ, अनहद, रंग मंडल, ललित, आकार, आश्रम आदि। रूपांकर खंड
में आदिवासी लोक कला एवं उन्हीं की परिष्कृत कला के नमूने रखे जाते हैं। ये सुगढ़ एवं अनगढ़ दोनों ही शैली में रचे जाते हैं। यहाँ की मूर्तिकला एवं धातुकला की सुविधा उपलब्ध है। वागर्थ खंड में भारतीय भाषाओं की कविताओं का लिखित, मुद्रित एवं वाचिक ढंग से संग्रह किया गया है। साथ ही संगोष्ठी, परिचर्चा एवं संवाद का भी आयोजन यहाँ पर होता है। अनहद खंड लोक संगीत एवं शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र है। यहाँ संगीत कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिनमें दुर्लभ वाद्य यंत्र एवं संगीत कार्यक्रम प्रमुख रूप से प्रमुख आयोजन रहे हैं। रंगमंडल खंड नाट्यशाला के रूप में जाना जाता है। इसके 3 खंड और भी हैं, जो हैं अंतरंग, बहिरंग और अभिरंग। ललित खंड ललित कला की पुस्तकों का संग्रहालय एवं अभिलेखागार। आकार खंड में ग्राफिक्स, मूर्तिकला तथा चित्रकला से संबद्ध कार्यशाला है। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद वर्ष 2002-03 में मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने पूर्व में स्थापित मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, आदिवासी लोक कला परिषद तथा उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी को पुनर्गठित कर मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की स्थापना की। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद का उपाध्यक्ष राज्य के संस्कृति मंत्री होते हैं। कालिदास अकादमी की स्थापना 1977 में उज्जैन में किया गया। कालिदास अकादमी की स्थापना का मूल्य उद्देश्य कालिदास साहित्य का विश्लेषणात्मक अनुशीलन, विभिन्न कला माध्यमों पर उसके समग्र प्रभाव का आकलन, कालिदास तथा संस्कृत की अन्य गौरवपूर्ण कृतियों का विश्व की अन्य भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन का कार्य करती है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी वर्ष 1979 में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी की स्थापना की गई। इस अकादमी का प्रमुख कार्य मध्य प्रदेश में संगीत, नृत्य, ललित कला, रंगमंच, सिनेमा आदि को प्रोत्साहन देना एवं इनका संवर्धन, संरक्षण करना है। इस अकादमी द्वारा प्रदेश में प्रतिष्ठापूर्ण खजुराहो नृत्य समारोह, तानसेन संगीत समारोह, राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह, कुमार गंधर्व संगीत समारोह, फिल्म समारोह आदि आयोजित किए जाते हैं। अकादमी द्वारा कला संस्कृति पर संगीत पर केंद्रित पत्रिका कलावर्त का प्रकाशन भी किया जाता है। सैयद हैदर रजा, डॉक्टर जे जोशी, रुद्र इंजी, पंडित कृष्णराव, शंकर पंडित पर मोनोग्राफ प्रकाशित किए गए हैं। इस अकादमी के अंतर्गत संगीत प्रभाग भी कार्यरत है। साहित्य अकादमी परिषद साहित्य अकादमी की स्थापना का मूल उद्देश्य साहित्य की उन्नति और विकास के उत्प्रेरक का काम करना, साहित्यकारों का सम्मान तथा उसकी श्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कृत करना है। साहित्य परिषद की गतिविधियों में पुरस्कारों की स्थापना एवं पुरस्करण, सम्मान समारोह, चर्चा गोष्ठियाँ एवं प्रकाशन कार्य प्रमुख हैं। इसके द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार 2 प्रकार के हैं, अखिल भारतीय एवं प्रादेशिक पुरस्कार। साहित्य परिषद के अंतर्गत हिंदी साहित्य प्रभाग तथा इकबाल साहित्य प्रभाग कार्यरत है। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी साहित्य वर्ष 1983 में स्थापित प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी पर परिचर्चा, विचार गोष्ठी, व्याख्यान माला, मुशायरे के अलावा हिंदी, सिंधी, पंजाबी की एक ही मंच पर कविता, कहानी, पाठ, सिंधी नाट्य प्रस्तुति, लोक गीतों आदि का आयोजन एवं सिंधी प्रतिनिधि पत्रिका का प्रकाशन करता है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। अल्लामा इकबाल अदबी अकादमी 1984 में स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित अल्लामा इकबाल अदबी अकादमी का उद्देश्य उर्दू की शिक्षा, शोधन और रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु छात्रवृत्ति देना, उर्दू लाइब्रेरी की स्थापना, अल्लामा इकबाल से संबंधित यादगारी वस्तुएं जमा करना,
अध्यक्ष द्वारा साहित्यकारों शायरों को आर्थिक सहायता, पुस्तकों का प्रकाशन, सेमिनार, मुशायरा आदि का आयोजन करना है। इस अकादमी द्वारा इकबाल के ऊपर शोध करने वाले को वजीफा दिया जाता है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी स्थापना 1976 में की गई, मुख्यालय भोपाल में है। वर्तमान में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत प्रदेश में उर्दू साहित्य के उन्नयन हेतु सतत प्रयत्नशील है। अकादमी द्वारा प्रदेश में साहित्य के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु अदीबों एवं शायरों, मुशायरा करने वाला साहित्यिक संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना, किताबों की छपाई, उर्दू लाइब्रेरियों आदि को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश साहित्यिक एवं ललित कला अकादमियाँ: 1 मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 भोपाल, 2 मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 भोपाल, 3 मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 भोपाल, 4 मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 भोपाल, 5 कालिदास अकादमी 1977 उज्जैन, 6 उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी 1979 भोपाल, 7 भारत भवन 1982 भोपाल, 8 मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983 भोपाल, 9 अल्लामा इकबाल अदबी अकादमी 1984 भोपाल, 10 मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 भोपाल, 11 तुलसी अकादमी 1987 भोपाल, 12 संग्राम स्मारक भवन 1997 भोपाल, 13 स्वराज संस्थान संचालनालय 1993 भोजपुर अकादमी 2013, 15 पंजाबी अकादमी 2013, मराठी अकादमी 17 आदिवासी कला एवं बोली विकास अकादमी। मध्य प्रदेश कला परिषद वर्ष 1952 में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना भोपाल में की गई। इस परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य राज्य की संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं की राज्य अकादमी के रूप में कार्य करना है। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 में की गई, मुख्यालय भोपाल में है। इस अकादमी का उद्देश्य संस्कार अभियान, मंगलाचरण, लोक मंगल, जनरंजन, लोक यात्रा, तुलसी उत्सव, तुलसी शोध संस्थान, शोध सर्वे और पांडुलिपि संग्रह है। पेज 340। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थापना वर्ष 1969 है, मुख्यालय भोपाल में है। उच्च शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन के उद्देश्य से स्थापित इस संस्था का कार्य हिंदी में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम हेतु पाठ्य एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराना है। पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश। इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1956 में की गई, जबकि 1975 में स्थापित राजकीय अभिलेखागार संचालनालय का संविलियन 16 अगस्त 1994 में किया गया। इस संचालनालय का मुख्य कार्य प्रदेश भर में बिखरी पड़ी हुई पुरातत्वीय संपदा का सर्वेक्षण, चित्रांकन एवं अनुसरण करना है। आदिवासी लोक कला अकादमी। यह अकादमी आदिवासी और लोक संगीत, आदिवासी लोक नृत्य एवं नाट्य तथा आदिवासी साहित्य के संरक्षण एवं विकास का दायित्व निभाती है। यह अकादमी लोक कला के प्रदर्शन हेतु संपदा, लोकरंग, जगार, लोकरंजन, निमाड़ उत्सव में भागीदारी, लोकोत्सव, नाच समारोह, कबीर समारोह, राष्ट्रीय रामलीला मेला आदि का महत्वपूर्ण आयोजन करती है। अकादमी द्वारा सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण योजना के अंतर्गत मृतक सर्वेक्षण, वाचक परंपरा, श्रुति, आला पाठ संकलन, काष्ठ सर्वेक्षण एवं संकलन, कोल जनजाति सर्वेक्षण, लोक नाट्य पाठों का संकलन, छायांकन, मालवी बघेली शब्दकोश का संकलन, अनुसूचित जाति व जनजाति के आभूषणों का संकलन आदि कार्य किए जाते हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वाधीनता संग्राम
से लेकर स्वराज की बहुविध आयामों पर शोध, संदर्भ एवं दस्तावेजीकरण पर एकाग्र स्वराज संस्थान संचालनालय की स्थापना 1998 में की गई थी। सृजन पीठ मध्य प्रदेश की प्रमुख सृजन पीठ है। 1 निराला सृजन पीठ, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय हबीबगंज भोपाल। 2 प्रेमचंद सृजन पीठ, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। 3 मुक्तिबोध हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। 4 सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर। 5 बाल साहित्य सृजन बोध पीठ भोपाल। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम वर्ष 1971 में मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई। मुख्यालय भोपाल में है। इस निगम का मुख्य कार्य फिल्में समारोह, विदेशी भाषा की उत्कृष्ट फिल्मों का समारोह, सिनेमा हॉल का निर्माण, वृत्तचित्र, फिल्म क्लब, वीडियो क्लब का निर्माण करना आदि हैं। 8 प्रमुख पर्व एवं त्योहार मध्य प्रदेश में सभी संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रत्येक वर्ष चिन्हित तिथियों को अनेक पर्व 40 से अधिक मनाए जाते हैं। 1 गणगौर मालवा में यह पर्व 2 बार मनाया जाता है, एक बार चैत्र माह में तथा दूसरी बार भाद्रपद माह में। इस पर्व में शिव पार्वती की पूजा की जाती है। 2 नौरता दशहरे के समय 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व पूर्णतः महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इन 9 दिनों में स्त्रियां मां दुर्गा की पूजा करती हैं और उपवास रखती हैं। कई जगह महिलाएं गरबा नृत्य के साथ मां दुर्गा की उपासना करती हैं। 3 घड़ल्ला नौरता के साथ ही मनाया जाता है। इस अवसर पर युवतियां सामूहिक रूप से एकत्रित होती हैं। इनमें से एक लड़की के सिर पर छिद्रयुक्त घड़ा रखा जाता है जिसमें दीपक जलता रहता है। तत्पश्चात यह घर घर जाकर अनाज और पैसा एकत्र करती हैं। इसी तरह का एक पर्व अविवाहित युवकों द्वारा मनाया जाता है जिसे छला कहते हैं। 4 रसनवा यह पर्व मंडल